हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 10 फरवरी के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज 31 माओइस्ट टू जवान्स किल्ड इन छत्तीसगढ़ इनकाउंटर। तो कल छत्तीसगढ़ में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और माओइस्ट जिन्हें नक्सलीज भी बोलते हैं इनके बीच में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 31 माओइस्ट नक्सलीज मारे गए और हमारे जो 2 जवान्स हैं उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस को अटेन किया। तो अगर आप देखो जनवरी 2025 से है ना, जो नक्सल्स और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो इनकाउंटर्स हैं है ना, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। अगर मैं 1 जनवरी 2025 से लेके अब तक यानी कि 10 फरवरी 2025 तक के डेटा को देखूं तो अभी तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 81 माओइस्ट को इनकाउंटर में मार गिराया है। ठीक है, अगर मैं पर डे का रेशियो निकालूं तो 40 दिन हुए हैं अभी इस साल को, तो लगभग दो नक्सल्स पर डे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, मार रही हैं। ठीक है, अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी भारी मात्रा में इतने बड़े अमाउंट पे जो है इनकाउंटर हो रहे हो, फिर इतने बड़े अमाउंट पे नक्सलीज को मारा जा रहा हो। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ इनकाउंटर, नंबर ऑफ जो माओइस्ट किलिंग है वो बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नक्सलिज्म यानी कि माओइज्म के अगेंस्ट एक पॉलिसी अपनाई है। ठीक है, और वो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। ठीक है, कि जितना आपको समझाना था समझा लिया, मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपके साथ हमने एग्रीमेंट करने की कोशिश की, बट आप वॉयलेंस ही चाहते हैं और वॉयलेंस इस देश के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा है ना डिवेक्कल है, एक बहुत बड़ा बाधा बन के खड़ा हुआ है। सो अब हम आपको ये वॉयलेंस करने ही नहीं देंगे और हम प्रॉमिस करते हैं कि अब आपको हम उखाड़ के फेंक देंगे। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन सेट की है कि 31 दिसंबर 2026 तक इंडिया को क्या बनाना है, नक्सलिज्म फ्री बनाना है। यानी कि एक भी नक्सल प्रभावित एरिया इंडिया में नहीं रहेगा। सारे नक्सलीज को या तो मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा सरेंडरिंग पॉलिसी के थ्रू, या फिर क्या करा जाएगा, इन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। तो 2026 तक की डेडलाइन है, 2026 तक इंडिया को क्या बनाना है, नक्सल फ्री बनाना है। ठीक है, अब अगर बात करें कि भाई ये नक्सलिज्म है ना, क्यों सरकार इसको लेके इतना ज़्यादा वरीड रहती है, ठीक है, क्यों सरकार इसको इतना ज़्यादा कंसर्न रहती है। तो अगर बात करें नक्सलिज्म की, तो ये जो ट्रेडिशनल टेररिज्म है ना, जो इस्लामिक टेररिज्म होता है, रिलीजियस टेररिज्म होता है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये नक्सल टेररिज्म। बिकॉज जो रिलीजियस टेररिज्म है या फिर जो आपका ट्रेडिशनल टेररिज्म है, ठीक है, ये डेवलपमेंट होने से नहीं रोकता। ये किस में बिलीव करते हैं, डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं। ठीक है, जबकि नक्सल जो होते हैं, माओइस्ट जो होते हैं, उन्होंने हमारे इंडिया में 2 वे अप्रोच बना के रखी है कि जिन एरियाज में हमारा कब्जा है, कंट्रोल है, वहां तो हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, प्लस जिन एरियाज में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जो एरिया डेवलप्ड है, वहां पे क्या क्रिएट करेंगे, टर्मोइल क्रिएट करेंगे। यानी कि डेवलपमेंट के एक तरह से दुश्मन है ये। ठीक है, जब कभी भी आप नक्सल एरिया को विजिट करोगे तो आप वहां पे देखोगे कि लोग आज भी लिटरली वहां पे 18th सेंचुरी में रह रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि टीवी क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कि जो सेलफोन्स होते हैं वो क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि ताजमहल क्या होता है, मेट्रो क्या होती है। तो लोग बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम है उससे काट दिए गए हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई सरकार क्या करने की कोशिश करती है, इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवे बनाने की कोशिश करती है, तो क्या करते हैं, उसको ये बम से उड़ा देते हैं। ठीक है, कोई अगर कोई बिजनेसमैन उस एरिया में कोई अपनी कंपनी या कोई फर्म बनाने की, इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करता है, उस बिजनेसमैन को क्या कर देते हैं ये लोग, जान से मार देते हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल वगैरह खुलने नहीं देते ये लोग। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन, जब कभी भी कोई स्कूल वहां पे खोला जाता है उसको भी क्या कर देते हैं, ये एक्सप्लोड कर देते हैं, बम से उड़ा देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसे नक्सली ये लोग, ठीक है, बिकॉज अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए, ताकि इन्हें फाइटर्स मिलते रहे लड़ने के लिए। ठीक है, फाइटर्स क्यों मिलते रहे वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, रोड बनेगा तो उस एरिया में जहाँ नक्सलिज्म है, जहाँ नक्सलाइट का कंट्रोल है, वो लोग कहाँ जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे। बाहर घूमने जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि न्यू दिल्ली तो है ना, वहाँ पे मेट्रो चलती है, लोग सेल फोन यूज कर रहे हैं, लोग उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक वॉच पहनते हैं जिस पे कॉल आता है, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो लोगों को ये जो जिन एरियाज को इन्होंने कंट्रोल करके रखा है, वहाँ के लोगों को ये मेन स्ट्रीम से जोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि जो
हमारे एरिया के बाहर एक इंडिया है जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है, तो वो इन्हें ज्वाइन ही क्यों करेंगे, इनको रजिस्टर करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज वाई ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पनपने नहीं देते हैं। ठीक है, बिजनेस, अगर बिजनेसमैन कोई अपनी फैक्ट्री लगाएगा, कंपनी लगाएगा, तो क्या करेगा, डेवलपमेंट होगा एंड जॉब क्रिएशन होगा। तो जॉब कहाँ से, जॉब क्रिएशन, जो जॉब करने वाले एम्प्लॉय हैं वो कहाँ से आएंगे, मजदूर कहाँ से आएंगे, इसी एरिया से आएंगे। जब ये लोग मजदूरी करने लगेंगे तो ये कभी नक्सलाइट के लिए लड़ने जाएंगे नहीं, ये तो बस अपनी कंपनी में जाएंगे, 9 to 6 जॉब करेंगे। तो दैट इज वाई ये लोग यहाँ पे बिजनेसेस को भी नहीं खड़ा होने देते। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, अगर हॉस्पिटल खुलेगा तो लोग बीमार जब पड़ेंगे तो उनका इलाज सक्सेसफुली हो जाएगा, कम डेथ होंगी, है ना। और जब हॉस्पिटल नहीं खुलेगा तो जब कभी डेथ्स होंगी उसकी वजह से, तो क्या होगा, ये गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि देखो, है ना, ये गवर्नमेंट आपको दे ही क्या रही है, तो आप हमारे साथ आओ, हथियार उठाओ और इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में हमारी मदद करो। तो इस वजह से हॉस्पिटल भी नहीं खुलने देते ये लोग। एजुकेशन, जब एजुकेशन आएगी तो लोगों के पास क्या आएगा, लोग, है ना, एजुकेट होंगे, ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, और जब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगेंगे ये लोग, तो क्या नक्सली, जो नक्सल कमांडर हैं वो क्या ब्रेन वॉश कर पाएंगे लोगों को, नहीं ना। इसी वजह से ये लोग एजुकेशन को भी यहाँ पे पनपने नहीं देते हैं। दैट इज भाई, जो सरकार है हमारी वो चाहती है कि आप डेवलपमेंट के बीच में खड़े हो, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनाओ, आप डेमोक्रेसी में आओ और अपने जो विचार हैं, है ना, वो लोगों के सामने रखो। अगर आपको जनता पावर में लेके आती है थ्रू इलेक्टोरल वोट्स, ठीक है, तो आप रूल करो इंडिया को, ठीक है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ लाइफ, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नक्सलिज्म का पूरा एक नेक्सस है। ठीक है, अच्छा ये नक्सलिज्म खड़ा कब हुआ, कैसे खड़ा हुआ ये नक्सलिज्म। बात करें नक्सलिज्म की, तो नक्सलिज्म 1967 में शुरू हुआ हमारे इंडिया में। ठीक है, इसे माओइज्म भी कहते हैं, माओइज्म ही कहते थे। बट किस जगह से शुरू हुआ ये, वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सल वाली, एक गांव है, ठीक है, तो नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ, इसी वजह से इस माओइज्म को क्या कहने लगे, नक्सलिज्म कहने लगे। ठीक है, क्यों शुरू हुआ था ये नक्सलिज्म, नक्सलिज्म शुरू हुआ था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जो जमींदार होते थे। ठीक है, तो कुछ लोग यूनाइट हुए इन जमींदारों के अगेंस्ट 1967 में, और बहुत सारे जमींदारों को क्या कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, बट सरकार ने जब इस चीज़ को बढ़ते हुए देखा, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जो हिंसा है, वायलेंस है, वो बढ़ती देखी, उसके बाद जो हमारी सरकार है उसने क्या करा, जो लैंडलॉर्ड्स का जो सिस्टम है वो इंडिया में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जब लड़ाई लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थी, तो जब लैंडलॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो ये लड़ाई भी टेक्निकली खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये लड़ाई क्या हो गई, बाद में एंटी गवर्नमेंट हो गई, एंटी नेशनल हो गई। अब क्या कहने लगे कि लैंडलॉर्ड नहीं, पूरी, है ना, पूरी की पूरी सरकार ही खराब है, पूरा का पूरा देश खराब है, इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों कहने लगे ये लोग ऐसा, क्योंकि इन्हें फंडिंग मिलने लगी यूएस जैसी कंट्रीज से, चाइना जैसे कंट्रीज से। क्यों मिलने लगी फंडिंग, कि देखो, जब किसी कंट्री में जो इंटरनल सिविल वॉर चल रही होती है, तो वहाँ की जो सरकार होती है अपना बहुत सारा पैसा क्या करती है, वेपन परचेज करने में लगा देती है। वेपन परचेज करने में लगा देती है तो डेवलपमेंट पे कम पैसा लग पाता है। इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। तो इंडिया तेज़ी से ग्रो ना कर पाए, इंडिया की डेमोक्रेसी तेज़ी से ग्रो ना कर पाए। दैट इज़ वाई जो कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, यूएस हो गया, इनकी डीप स्टेट ने क्या करना शुरू करा, इन नक्सलिज्म को फंड करना शुरू कर दिया। अब क्या कहते हैं ये लोग कि एक दिन जो सरकार है, जो चाहे बीजेपी को या कांग्रेस की हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार है, इसको हटा देना है, एंड क्या करना है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होगा, एक ही पार्टी का रूल होगा, कोई बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं होगी, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वो हमारी पार्टी होगी, जनता की पार्टी होगी, और एक सी जिनपिंग जैसा जो डिक्टेटर टाइप प्रेसिडेंट है वो इंडिया पे रूल करेगा। तो ये बनाने का कॉन्सेप्ट है। तो जब सरकार इन्हें बहुत सारे एग्रीमेंट किए, बहुत सारी सरेंडरिंग पॉलिसी लाई गई, बट सरकार को अब पता चल गया कि ये ऐसे नहीं खत्म होने वाला, फाइनल वार्निंग देनी ही पड़ेगी। सो डेडलाइन सेट कर दी गई है 2026 की, कि आप 2026 तक या तो मेन स्ट्रीम में लौट आओ, अदरवाइज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना काम करेंगी। तो देखते हैं 2026 तक हमारी जो सरकार है वो नक्सलिज्म को इंडिया से ख़त्म कर पाती है या नहीं कर पाती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम मेघालय। इन द पोल बाउंड मेघालय, रैट होल कोल माइनिंग होप राइड ऑन आर्टिकल 371। मेघालय में इलेक्शन होने वाले हैं। किसके इलेक्शन होने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, स्पेशल प्रोविजन है इनके लिए, मतलब जो ऐसे एरिया, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, और एक तरह से एक ऑटोनोमस रीजन होता है, वहाँ पे लोगों को इलेक्ट किया जाता है, जो गवर्नर की मदद से क्या करते हैं, उस एरिया को रूल करते हैं। तो अब इलेक्शन होंगे तो कुछ मुद्दे आएंगे, ठीक है, और मुद्दा है रैट होल माइनिंग का।
रैट होल माइनिंग का। क्या होती है रैट होल माइनिंग? ठीक है, जो कोल माइंस होती हैं, है ना, उसमें एक तो होता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट कराती है, प्रॉपर चैनल सिक्योरिटी होती है ना, और लोग जाके उसमें माइनिंग करते हैं। ठीक है, जिस पे गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट किसी को अगर लाइसेंस दे देती है वहाँ पे माइनिंग करने का, तो वो उस कोल पे या जो भी मिनरल निकल रहा है उस पे उसकी अथेंटिसिटी होती है, वो उसे बेचता है ना, मतलब सेल करता है मार्केट में, मतलब उसी का कंट्रोल होता है। बट उस एरिया के रहने वाले लोग मतलब कुछ प्रॉफिट के चक्कर में क्या करते हैं, छोटे छोटे होल बना के माइंस के अंदर जाते हैं और माइनिंग कर करके बाहर लाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि लैंड स्लाइड की वजह से ये जो होल्स होते हैं, है ना, बंद हो जाते हैं और इनमें जो माइनिंग करने हुए लोग होते हैं वो फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दैट इज वाई इस कंसर्न को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, दोनों ने रैट होल माइनिंग को ज़्यादातर एरिया में क्या करके रखा है, बैन करके रखा है। अब जो मेघालय है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हो रही है वोटिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उसके लिए वोटिंग हो रही है एंड वहाँ पे मुद्दे हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमें रैट होल माइनिंग नहीं करने दी जाती है, बैन कर दिया गया है, हम मतलब जो अपनी डेली लाइवलीहुड है वो कैसे कमाएं। ठीक है, तो उसी को लेके जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वन ऑफ द कैंडिडेट है ना, एक का नाम है पीपल पार्टी, वॉइस ऑफ पीपल पार्टी कैंडिडेट हैं एक। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है कि देखो कुछ नहीं होने वाला है, आप रैट होल माइनिंग कभी भी नहीं कर पाओगे, हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 371 को अपने यहाँ पे इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो कैसे, आप नागालैंड में चले जाओ, वहाँ पे आर्टिकल 371A है ना, और वहाँ पे खूब सारी रैट होल माइनिंग होती है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई होल्ड नहीं है। मतलब वहाँ पे क्या है, खुलेआम जो रैट होल माइनिंग है वो चल रही है। तो हमें जिताओ, हम क्या करेंगे, सरकार पे प्रेशर डालेंगे कि हमें भी आर्टिकल 371 के तहत क्या मिले, स्पेशल प्रोविजन मिले, सो आपको रैट होल माइनिंग का जो है राइट वो मिल सके। ठीक है, तो इन्होंने 371 की जो बहस है वो छेड़ दी है। तो ये 371 एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो 371 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल आर्टिकल है जो कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन करता है। ठीक है, आर्टिकल 371 किसके अंडर आता है, पार्ट 21 के अंदर आता है, पार्ट 21 के अंदर आता है। ठीक है, और ग्रांट सम टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर फॉर सर्टेन स्टेट। अगर पार्टिकुलरली आर्टिकल 371 की बात करें, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, कुछ एरियाज के लिए क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन करता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में, मराठवाड़ा में, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया, या फिर है ना बाकी का जो गुजरात के एरिया है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। ठीक है, इसका जो आर्टिकल 371A है, बाद में ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए। ठीक है, ये किसके लिए, ये नागालैंड में, नागालैंड में कुछ ऑटोनोमस एरियाज की बात करता है, उन एरियाज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। अगर बात करें आर्टिकल 371B की, तो आर्टिकल 371B किससे रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। कब लाया गया, ये 1971 में लाया गया। इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू डील विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्राइजिंग मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, आर्टिकल 371C की अगर बात करें तो मणिपुर के लिए सेम प्रोविजन करता है। ठीक है, आर्टिकल 371D और E की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ एरियाज हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करता है। आर्टिकल 371F की अगर बात करें तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम में एक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है जिसमें कितने मेंबर होने वाले हैं, 30 मेंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, 371G की अगर हम बात करें तो ये मिजोरम से रिलेटेड है, सेम प्रोविजन मिजोरम के लिए करता है ये। ठीक है, एच की बात करें 371H की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। 371I की अगर हम बात करें तो ये गोवा के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करता है। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है जिसमें 30 मेंबर्स होंगे। आर्टिकल 371J की बात करें तो ये हैदराबाद कर्नाटका के रीजन से, है ना, को स्पेशल स्टेटस देने की बात करता है। तो इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी मेघालय नहीं आया, तो मेघालय में अब जो इलेक्शन हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वहाँ भी खुल के बात हो रही है कि हम भी आर्टिकल 371 के अंदर क्या करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस की मांग करते हैं, सो दैट कि हमारे जो राइट्स हैं,
है ना। हमारे जो स्पेशल राइट है, हमारा जो रेट होल माइनिंग का राइट है, जो हम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेली लाइवलीहुड कमाते हैं, वो हमें वापस मिल सकेगी। एक बार 371 के तहत स्पेशल स्टेटस मिल गया, हमारे ऊपर ना तो एनजीटी के फैसले लागू होंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू होंगे। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बहुत बात की गई है इसमें। तो क्या है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था कि एक एक्ट के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। क्यों बनाया गया था? इट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद नेसेसरी एक्सपर्टीज टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी इशू, यानी कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए। तो रेट होल माइनिंग भी क्या करती है, एक तरह से लैंड स्लाइडिंग को, है ना, बुलावा देती है। सो एक एनवायरमेंटल इशू बन जाता है, तो दैट इज बाई जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो रेट होल माइनिंग को क्या करता है, बैन करता है। ठीक है, ये मतलब जो हमारी सीआरपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सीपीसी है 1908, उसके थ्रू गवर्न नहीं होता है। किसके थ्रू गवर्न होता है? ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट के थ्रू गवर्न होता है। ठीक है, प्लस बाउंडेशन भी लगाई गई है। अगर एनजीटी को कोई केस दिया जाता है तो एनजीटी को इस केस को 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है, बट इसकी जो बेंचेज हैं वो 4 अलग अलग शहरों में है, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में एंड चेन्नई में। अगर बात करें एनजीटी में कौन कौन होता है, कंपोजिशन क्या है, तो एक चेयरपर्सन होता है ना, जो चेयरपर्सन मोस्टली आपके सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, है ना, ये भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, है ना। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी भी होती है जिनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है ना, इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या निकल के आता है, मिलता है 371 के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन या नहीं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एरो इंडिया 2025 से निकल के आ रही है, और ये फाइनली आज से स्टार्ट हो गया 10 फरवरी से। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये? बैंगलोर, बैंगलोर में हो रहा है। बैंगलोर में किस जगह हो रहा है? एक एयरफोर्स स्टेशन है बैंगलोर में, इसका नाम है येलाहंका, येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, येलाहंका पे इसलिए होता है क्योंकि येलाहंका इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है, तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, बहुत सारा स्पेस है, दैट इज वाई हर साल ये यहाँ पे होता है। इस साल ये कौन सा एडिशन है इसका? 15th एडिशन है। ठीक है, और इसको कौन इनॉग्रेट करने वाले हैं? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, स्टार्टिंग मंडे द साउंड एंड साइट ऑफ रोरिंग मिलिट्री जेट्स विल रॉक द बेंगलुरु स्काइज एज द एरो इंडिया एयर शो विल किक ऑफ at the Yelahanka Air Force Station here. The 15th edition of Asia's biggest air show will be inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh in the presence of Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. ठीक है, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस एयर शो में, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 5th जनरेशन फाइटर जेट की का एक कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है इसमें, बिकॉज पहली बार दुनिया में बहुत सारे एयर शो होते हैं, है ना, पहली बार ऐसा होने वाला है कि दुनिया के 2 सबसे एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक का नाम है SU-57 जो कि आपके रशिया से है, और दूसरा F-35 जो कि यूएसए का मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ठीक है, कभी नहीं होता है ऐसा, है ना, बट इंडिया में अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। सो है ना, देखने वाला होगा कि मतलब कौन इसमें जीतता है, क्योंकि अब दोनों के अपने अपने स्पेसिफिकेशन है, एंड इन दोनों को रशिया ने पहली बार किसी में भेजा है ना, जो पहली बार अपना SU-57 किसी एयर शो में भेजा है, जबकि F-35 पिछले साल भी हमारे यहाँ पे आ चुका है। एक्चुअली क्या है, इंडिया जो यूएसए है, रशिया है, दोनों ही अपने अपने ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो इंडिया को पिच कर रहे हैं। इंडिया के पास सब कुछ है, बट 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा कमी है ही नहीं हमारे पास। हम जो डेवलप कर रहे हैं वो 2033 तक आने वाला है। हम क्या डेवलप कर रहे हैं? एमका नाम का 5th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं, तो अभी तो इसका प्रोटोटाइप भी नहीं आया, तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। सो क्या हो रहा है कि दोनों ही कंट्री में पिच कर रहे हैं, तो देखते हैं हम इसमें से कौन सा बॉट करते हैं। बात करें SU-57 और F-35 के
एक कंपटीशन की, तो अपने अपने दोनों के स्पेसिफिकेशन है, बट ओवरऑल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो S57 रशिया का थोड़ा एडवांस है इन द कंपैरिजन ऑफ F-35। ठीक है, अगर बात करें SU-35 के नेशनल ओरिजिन की, तो ये रशिया से बिलोंग करता है, F-35 आपका यूएसए से बिलोंग करता है। जनरेशन की बात करें तो दोनों ही 5th जनरेशन है। ठीक है, क्रू कितने लोग इसमें आ सकते हैं, तो एक पायलट ही उड़ा सकता है। और स्पीड की अगर बात करें तो SU-57 यहाँ सुपीरियर हो जाता है, और जो यूएसए का F-35 है वो 1900 के साथ थोड़ा सा है ना लो रेंज में। एंड्योरेंस कितना है 5 आवर 58 मिनट, यानी कि 5 आवर 48 मिनट ये हवा में रह सकता है, और ये सिर्फ 2 आवर 36 मिनट, तो यहाँ भी हार जाता है। रेंज की बात करें तो रेंज SU-57 की कितनी है 5500 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं इसकी 1600 किलोमीटर है, बहुत कम है। कॉम्बैट लोड की अगर बात करें तो 10,000 kg SU-57 ले जा सकता है, वहीं ये 8,000, तो ये यहाँ भी हार जाता है। टेक ऑफ वेट की अगर बात करें तो कितना टेक ऑफ वेट ले सकता है SU-57 35,000 का, और ये 31,000 का, तो ये यहाँ भी हार जाता है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है ना, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी कितना फ्यूल एक बार में ले जा सकता है, तो 11,000 kg। ठीक है, और ये सिर्फ 8,000 kg, तो यहाँ भी हार जाता है आपका F-35। सुपरसोनिक फ्लाइट विदाउट एयर आफ्टर ब्यूमर्स इसमें है और इसमें नहीं है। सुपर मैन्यूवलिटी अपनी इसी सुपर मैन्यूवलिटी के लिए जाना जाता है, है ना 57 इसमें है, इसमें नहीं है। शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग, ठीक है, दोनों में है। ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ यानी कि एकदम से टेक ऑफ एकदम से लैंडिंग, जो इसमें नहीं है, SU-57 में नहीं है, बट F-35 में है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी दोनों में है, और इंटरनल कैरिंग ऑफ वेपन्स दोनों में है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा कौन सुपीरियर है। F-57 जो है फार सुपीरियर है देन आपका F-35। चलिए देखते हैं इंडिया कौन सा इनमें से परचेज करती है। नेक्स्ट, नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज हो रही हैं इस एरिया में, और इन्होंने बोला है कि भाई देखो, हम एक छोटे देश हैं और सऊदी अरबिया एक बड़ा देश है, तो पैलेस्टाइन इजराइल के अंदर नहीं बनना चाहिए, किसके अंदर बनना चाहिए, सऊदी अरबिया के अंदर बनना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके क्या हो गई है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। सऊदी अरबिया एंड अदर अरब कंट्रीज ऑन संडे कंडेम्ड रिमार्क बाय द इजराइल प्राइम मिनिस्टर who appeared to suggest in an interview that Palestine state could be established on Saudi territory। ठीक है, क्यों, unless you want the Palestinian state to be in Saudi Arabia, the Israeli prime minister quipped they had मतलब the Saudi Arabia have plenty of territory, क्योंकि इनके पास मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में टेरिटरी है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि ट्रंप को एक आइडिया दे रहे हो, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है उसको क्या करने जा रहा है, टेक ओवर करने जा रहा है कौन, यूएसए। ठीक है, और जो पैलेस्टीनियन है उनको कहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इजिप्ट, जॉर्डन। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पता है कि इस सेटलमेंट से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग अगर इजिप्ट जॉर्डन चली भी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, ये लोग शेल्टर्स में रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो इनका एक परमानेंट सॉल्यूशन ज़रूरी है ना। और नेतन्याहू कहते हैं कि भाई हमारे पास खुद लैंड नहीं है, तो हम इनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, तो रखना ही नहीं चाहते वो पैलेस्टीनियन को, बट उनका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो उसी पे उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना सऊदी अरबिया के पास बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है, उसी लैंड में से एक थोड़ा सा एरिया काट के क्या कर दिया जाए, पैलेस्टाइन बना दिया जाए। ठीक है, तो सऊदी अरबिया की तरफ से आई गया है कंडेमनेशन, बाकी अरब नेशंस की तरफ से आई गया है। इजिप्ट जॉर्डन ने बोला है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो मैप देखो, मिडिल ईस्ट का मैप देखो, तो मिडिल ईस्ट में आपको सबसे बड़ा कंट्री आपको यही सऊदी अरबिया ही दिखाई देता है। ये इजराइल बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है। ठीक है, इसमें ये आपका क्या है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप है ना। तो उन्होंने कहा कि इसी एरिया में से थोड़ा सा एरिया निकाल के दे देते हैं, यहाँ पे पैलेस्टाइन बन जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कस हो रहा है कि भाई क्या एक आइडिया था, ट्रंप को आइडिया दिया जा रहा था, क्योंकि ट्रंप अभी क्या है, तेजी से जो है ना मुद्दों को क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इसमें। सो चलो नेक्स्ट, आफ्टर डिमोलिशन ऑफ मुजीब हाउस फोकस शिफ्ट टू पार्टी लॉन्च ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज। क्या हो रहा है मतलब बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश की जो वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं, उनको तेजी से क्या करा जा रहा है, बांग्लादेश की हिस्ट्री से मिटाया जा रहा है। अभी क्या हुआ, एक बुलडोजर रैली हुई जिसमें जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनका जो हाउस है मतलब पैतृक घर है, उसको क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, इसको डिमोलिश करने के बाद उन्होंने जो स्टूडेंट है ना, जिन्होंने शेख हसीना को पावर से बाहर निकाला था, देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, उनका क्या कहना है कि अब जो है बांग्लादेश
एक नया जन्म लेगा। बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल दिया जाएगा, फर्जी है, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। एंड बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं वो बदल जाएंगे, बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है, बांग्लादेश की जो डॉक्ट्रिन है वो बदल दी जाएगी। इन्होंने बोला कि लाएंगे डेमोक्रेसी, अब पता नहीं किस तरह की डेमोक्रेसी लाएंगे। बांग्लादेश अपनी डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता था, बट ये कह रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेसी लेके आएंगे, ठीक है। और लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जो बांग्लादेश है अब वो किस रिजीम में बदलने वाला है, इस्लामिक रिजीम में बदलने वाला है, कंप्लीटली एक इस्लामिक स्टेट बन के उभरेगा ये कंट्री, ठीक है। शेख हसीना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश हैज़ बिकम द लैंड ऑफ टेररिस्ट। मैंने जिस इस बांग्लादेश को मैंने और मेरे फादर ने बनाया था, है ना, इतने प्यार से बनाया था, इतना डेवलपमेंट किया था कि कॉटन इंडस्ट्री में, जूट इंडस्ट्री में बांग्लादेश एक अलग ही, है ना, एरिया में दिखाई देता था। उस कंट्री को क्या बना दिया है मोहम्मद यूनिस ने, लैंड ऑफ टेररिस्ट बना दिया है, ठीक है। बाकी देखते हैं जो भी डेवलपमेंट आएंगी द हिंदू में, हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बात करें अगर ढाका की, तो जो बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और करेंसी टका। इंडियन स्टेट जो सराउंड करते हैं इसको, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल एंड मिजोरम, ठीक है। ये जो पांच इंडियन स्टेट हैं बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो आज के द हिंदू में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल यानी कि 11 फरवरी के द हिंदू के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।